बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आज नया नया नुकसान हुआ है हमारा। 5,500 का सूट मंगवाया था, वो जब आया तो सेम एक्स पिक्चर था, लेकिन फैब्रिक क्वालिटी इतनी घटिया 250 वाली भी फैब्रिक क्वालिटी नहीं थी। मंगवाया था जी हमने सूट्स पर सादिया से। तो आप लोग ख़बरदार और होशियार रहिएगा, इस साइट से कभी भी ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि बज़ाहिर देखने में आपका सूट ऐसा ही होगा लेकिन फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया होगी। और आप अगर उनसे बाद में क्लेम के लिए कांटेक्ट करोगे तो फिर उन्हों की बदतमीज़ी भी बर्दाश्त करोगे। इसलिए इस तरह के चोर चक्कर और फ्रॉडियों से आप पहले ही बीवेयर रहें। और स्पेशली जो कराची के लोग हैं, उनकी तो फ्रॉडियों की तो दुकान भी है। दुकान बड़ी वो लाविश सी इन्होंने बनाई हुई है तारिक रोड पे शायद। तो वहाँ पे भी बेच रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब पता नहीं उधर के घटिया माल रख के बैठे हुए हैं या क्या करके बैठे हुए हैं। खैर क्या कर सकते हैं, नुकसान हो गया आज। तो बाकी बचना इन्होंने भी कख नहीं है, मतलब इनका भी निकल जाना है। किसी के साथ रमज़ान में नाहक ज़्यादती करोगे तो फिर वो निकलती तो है ना। 5,500 गया, इनका 5.5 लाखों में निकलेगा इंशाल्लाह। खैर मेरे दुख में मेरा साथ दें, और इन मनहूसों को लिए ना बस मैं क्या ही बोलूँ, इनसे बच के रहें। तो अभी चलते हैं हम नावल की तरफ, नावल को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं बताऊंगी कि हुआ क्या बाद में ना। चले जी। इस तपती दोपहर में भी किसी को चैन नहीं है, न जाने बच्चियां ने किस कदर दोस्तियां कर रखी हैं। जब देखो कोई ना कोई आ रहा है। कॉल बेल की आवाज़ पर बड़बड़ाती हुई उठी और फिर झंझलाकर गेट की तरफ बढ़ गई। चलने का धीमापन इसकी झंझलाहट को वासिया कर रहा था। इसकी बेजारी सही तो थी, जब से वो आई थी इसने वक्त पे वक्त मेहमानों का सिलसिला ही बदल देखा था। आने वाला ना वक्त देखता था ना मौसम। इसकी झंझलाहट की एक वजह ये भी थी कि इसके सिवा इस वक्त कोई जाग भी नहीं रहा था। वो भी अपनी बच्चिया की साड़ी पर सुबह से पेंट करने में मशगूल थी। अब आखिरी टच देने का मरला आया था तो इसे गेट तक जाना पड़ गया था, वरना तो वह जिस दिन से बच्चिया के घर लाहौर आई थी इसे गेट तक दोबारा जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ था। आज इसे जहमत करना पड़ी थी, तो वो भी किस वक्त। इसकी वजह भी ये थी कि चौकीदार छुट्टी पर था। आने वाला भी हॉर्न पर हाथ रखकर जैसे भूल गया था, जिस पर इसका गुस्सा अरूज पर पहुंच चुका था। शदीद कोफत और मजबूरी के आलम में इसने गेट खोल कर वापसी के आए। पुलिस जीप की झलक देखकर इसे अंदाज़ा हो गया कि जहमत इसके बहनोई बाजिल फयाज के लिए। आने वाले को देखे बिना वो तेजी से पोर्च की सीढ़ियाँ चढ़कर गायब हो गई थी। आने वाला इस पर ज़ीर आई पर हैरान सा वहीं खड़ा रह गया। आज तक इस घर में इसके साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने सरापे पर हैरत से नज़र डालते हुए खुद से पूछ रहा था, यार क्या मैं नज़रअंदाज किए जाने के काबिल हूँ? अपनी हालत से तो इसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसे कोई देखते ही सर पर अंदर भाग जाता। वो हैरानी से तो देखते अंदर की तरफ पड़ा था। वैसे बोता ही नहीं खुद परस्त तू। जबकि आंचल ने अंदर जाकर किसी को इत्तला दिए बगैर अपना अधूरा काम मुकम्मल करने लगी। दरअसल इसे सब अच्छा नहीं लगता था। बचिया के घर का माहौल इसकी तवक्को और तरबियत के बरक्स था। यहाँ हर किसी की आमद को आज़ाद समझा जाता, जिसे देखो मुँह उठाए चला आता था। न तकल्लुफ़ न एहसास से रवादारी, हर वक्त हल्ला गुल्ला कह के मिक्स गैदरिंग, इसने अपना ये सब कहाँ देखा था। उफ, कितना शौक था मुझे बजिया के घर आने का। कैसे कैसे जतन करके बीबी जान को यहाँ आने के लिए मनाया था, लेकिन यहाँ आकर तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। मुझे क्या मालूम था बीबी ठीक कहती हैं। बजिया के ससुराल में तो हर वक्त लड़के लड़के भटके रहते हैं। सबको आने जाने की आज़ादी और हम पाबंद, किसी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आंचल अपना काम करते हुए मुसलसल सोच और पछतावों में घिरी हुई थी। इसे यहाँ आए हुए 15-16 दिन हो रहे थे, और इसने 15 दिनों में जितने लोगों को देखा शायद ही अपनी 15-16 ज़िंदगी में देखा हो। इनके घर का माहौल ये कदामत परस्त था। अपनी ज़िंदगी के 16 साल इसने इंतहाई मोहतात अंदाज में गुजारे थे। हर बात हर मामले में एक हद मुकर्रर थी, जो इनकी माँ यानी बीबी जान ने मुकर्रर कर रखी थी। इस हद से तजावज़ करने का मतलब इनका अदाब सहा जाता, और इतना हौसला इसमें कभी पैदा नहीं हो सकता था। इसने बचपन में बीबी जान को बड़ी तीनों बहनों पर बरसते गरजते हुए देखा था, इसलिए इसे खुद को बहुत पहले बीबी जान के मुकर्रर करदा
हसार में कैद कर लिया। सारी पाबंदियाँ खुद ब खुद लागू कर ली थी। खुद पर यही वजह थी कि बीबी जान को इसे कभी टोकना नहीं पड़ा था। फर्स्ट एक एग्ज़ाम देकर बच्चे के इंतहाई इसरार और बुलावे पर लाहौर तो आ गई, मगर यहाँ इसका दिल नहीं लगा था। कई बार इसे पछतावा कि आखिर वो बीबी से जिद करके आई ही क्यों थी। रोज़ाना वापस जाने का ऐलान करती, लेकिन कोई ना कोई रुकावट डाल देता। मगर आज वो फिर मुसम्मम इरादा बानी थी, बस कल मैं हर सूरत वापस जाऊँगी। क्लॉथ पैंट की ट्यूब्स बंद करते इसने अपना सामान समेटा और पंखे के नीचे आ खड़ी हुई। पसीने से सारा बदन भीग रहा था, दुपट्टे को भी साथ साथ लहरा कर वो पसीना खुश करने की कोशिश कर रही थी। तभी इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से दुपट्टा फैलाकर सर पर ओढ़ लिया। बाजिल फयाज अंदर आते थे शक्कर से बोले, शुक्र है कुड़िया तुम तो जाग रही हो, कोई काम है भाई? इसने थकन के बावजूद सादतमंदी से पूछा। हाँ काम तो है, दरअसल मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है और इसे भूख लगी है। तुम्हारी नाजुक बच्चियाँ तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। गुड़िया तुम ही प्लीज़ इसके खाने पीने का इंतज़ाम कर दो, किसी और को उठाना तो इस वक्त मसला हो जाएगा। इसलिए कहाँ खाना लगाऊं? आंचल ने अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए पूछा। बाजिल भाई अपने हर दोस्त की तारीफ में इसी तरह रद्दपुल लिसान रहते थे। तारीफ करना ज़रूरी था, सीधी तरह खाने का कह रहे थे। सही गल है, अपनी सोचों का इजहार नहीं कर सकती थी। डाइनिंग रूम में लगाने का तकल्लुफ़ मत करना, हम सिटिंग रूम में बैठे हैं, वहीं ले आओ। और सुनो गुड़िया ज़रा देर नहीं लगाना, जो कुछ भी है ले आओ। वो बेसब्रा इंसान किचन में भी हमला कर सकता है। इन्होंने जाते जाते शफकत से इसका थप थपाकर इसे जल्दी आने का कहा तो फ़ौरन किचन की तरफ चल दी। भूख तो इसे भी लगी थी। दोपहर को सबके साथ इसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो साड़ी मुकम्मल करके कमरे से बाहर आना चाहती थी। मगर अब इसने खुद खाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अलबत्ता मेहमान के लिए फ्रिज और फ्रीज़र खंगाल रही थी। शामी कबाब और चिकन कबाब तो हर वक्त फ्रिज में बने रहते थे। इसने 8-10 कबाब तलने के लिए निकाले। दोपहर में बिरयानी पकी थी और कौरमा, जिसे इसने दोबारा गर्म किया। 4 रोटियां भी पकाकर हॉट पॉट में बंद की। ट्रॉली में सारे लवाजमात से लीके से रखे। फ्रीजर से ठंडा पानी और कोक की 2 बोतलें भी ट्रॉली में रखने के बाद अपने तसल्ली के लिए निकाह दौड़ाई। फिर सलाद की प्लेट फ्रिज से निकाल कर इसे सबसे ऊपर चावलों की डिश के साथ रखकर वो सिटिंग रूम के दरवाजे तक आई। अभी पर्दा उठाकर अंदर जाने का कसद करी थी कि कोई इससे पहले तेज तेज बोलता हुआ बाहर आ गया। नाज भाभी, आज तो आपने वाकई मेरे सब्र को आजमाने की ठान रखी है। आने वाले की बेसाख्ता आमद पर आंचल बौखलाकर 2 कदम पीछे हटी। आने वाला भी कुछ खफीफ सा हो गया। नाजुक की बजाय किसी और को देखकर इसे भी अपनी बेतकल्फी पर ज़रा खिफ़त हुई। ओह सो सॉरी, मैं समझा था कि नाजुक भाभी है। सॉरी अगेन प्लीज़। वो रास्ता छोड़कर हट गया। बाजिल फयाज भी बाहर आ गए थे। गुड़िया अब आप भी जाओ यार, वहीं खड़े खड़े के सब्र को मजीद आजमाओगी। शुक्र करो इसे तुम्हारा लिहाज आ गया, वरना ये तो यहीं खड़े होकर शुरू हो जाता। आने वाला बाजिल फयाज को घूरने लगा था। आंचल बाजिल भाई की आमद पर कदरे संभल की, मगर इसकी टांगों में लर्ज़त आ रही था। नज़र झुकाकर वो ट्राली लेकर अंदर दाखिल हुई और इसके पीछे वो अजनबी जिसकी निगाहें अपनी पुष्ट पर गड़ी महसूस कर रही थी। ट्राली सोफे के करीब पहुंच जाकर वो जाने को मुड़ी तो बाजिल ने इसे आवाज़ देकर रोका। गुड़िया तुमने खाना खा लिया? नहीं खा लूँगी, इसे झूठना बोला गया और अजनबी से पुरशौक नज़रों से देख रहा था, जिस पर मज़ीद नर्वस हो रही थी। कब खाओगी? और यहीं खा लो, आखिर बेटा तुम तकल्लुफ़ क्यों करती हुई, तुम्हारा अपना घर है। बाजिल भाई की इसी शफ़क़त की तो वसीयत थी, वरना बड़ी दोनों बहनों की शौरों से तो सलाम दुआ से ज़्यादा बात नहीं करती थी। इन्होंने सिगरेट एशट्रे में मसलते हुए इसे आने का इशारा किया। नहीं भाई, मुझे भी भूख नहीं है। आज चले जल्दी का मुबादा वो इसे घसीट कर ही ना बिठा ले, इनसे बैद भी नहीं था। तुम मारिज की वजह से तकल्लुफ़ कर रही हो? अरे ये अपने घर का बंदा है, चलो आओ खाना खाओ। इनकी प्यार पर आज इसे कोफत हो रही थी। भला वो जानते नहीं थे कि वैसे वो किसी अजनबी के साथ बैठकर खाना खाने की हिम्मत कहाँ से लाती। सही गला, एक बंदे का पता तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे, चिड़ना मारे बंदा बाजिल लो। बाजिल भाई मुझे सचमुच भूख नहीं है, भूख लगेगी तो खा लूँगी। इसने मासूमियत से पहली बार निगाह उठाकर सामने देखा, लेकिन अगले लम्हे निगाहें झुका ली, क्योंकि मारी जो सामा इसे पुरशौक निगाहों से देख रहा था। अच्छा फिर ऐसा करो, तुम नाजुक को जगा दो। बाजिल फैज़ ने इसके पसोपेश को महसूस करके इसे जाने का इशारा किया। फिर मारिज को खाने की तरफ मतवज्जा किया। वो भी दिल में छुपे सवालों को पसे-पुश डालकर अपने पेट का ख्याल करके खाने में मशगूल हो गया। बजिया, नाज बजिया, जल्दी से उठे, बाजिल भाई बुला रहे। आंचल ने तकरीबन जोड़ते हुए नाजुक को जगाया तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। भरे भरे जिस्म की गंदमी रंगत वाली बचिया ने आंखें मसलते हुए पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? बचिया वो बाजिल भाई के कोई दोस्त हैं, वो आपको बुला रहे हैं। बाजिल के किसी दोस्त का सुनते ही नाजुक फ़ौरन बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई। बाजिल के दोस्तों का इस्तकबाल तो बहरहाल इसे करना पड़ता था। नाजुक की सोचे कौन आया होगा कि गिर थी। आखिर इसने आंचल से पूछ लिया, कौन आया गुड़िया? नाजुक ने लिबास की सलवटें हाथ से दूर करते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, मैं क्या जानती हूँ इनके दोस्तों को? वो बखला उठी। इस अजनबी की पुरशौक बेबाक निगाहें इसके तसव्वुर में आ गई। नहीं मालूम तो इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? नाजुक इसके कंधे को दबाकर बाथरूम में घुस की। आंचल वहीं खड़ी रह गई। जा जाके तू भी कुछ खा ला, रोटी पानी। इसके आवाज़ों पर नागवारी से छा गई। मारिज की नज़रें इसके दिल में अजीब से एहसासात पैदा कर रही थी, जिन्हें वो कोई नाम नहीं दे सकी थी। नाजुक वापस आई तो वो इसी तरह खड़ी थी। नाजुक पहले तो इसे गुमसुम खड़ा देखकर मुतज्जब हुई, फिर प्यार से इसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। तुम सुबह से इतनी मसरूफ़ हो? हाय हाय, मच्छर आ गया फ़ोन के ऊपर।
जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, फिर रात देर तक कोई तुम्हें सोने नहीं देगा और तुम्हें शिकायत होगी। नाजुक इसे इसके कमरे के आगे तक छोड़कर गई थी। वो भी तमाम ख्यालात छटक कर अपने बिस्तर पर दराज होगी, क्योंकि यहाँ रात 2 बजे तक महफिल जमती थी और ये इनका तो मामूल था, मगर इसे मजबूरन इनके मामूल में अमल करना पड़ता था। वो खुद तो इन लोगों के किसी मुश्किल में हिस्सा नहीं लेती, मगर नाजुक बच्चियों के साथ बैठे रहने पर मजबूर कर दी जाती थी। नाजुक के ससुराल में लड़के लड़के थे। बाजिल फैज सबसे बड़े थे और इससे छोटी बहन की शादी हो चुकी थी और फिर 4 भाई थे जो ज़ेरे तालीम थे। इनके दोस्त अहबाब कज़न्स लड़के लड़कियाँ आते रहते थे। वीकेंड पर तो तकरीब का सा समा यहाँ देखने को मिलता है। शायद इसीलिए बीबी जान से यहाँ भेजने के हक में नहीं थी। इनका ख्याल था जवान जहाँ लड़कों वालों में इनकी मासूम कमसन बेटी भटक ना जाए। इन्हें ज़माने और वक्त का भरोसा नहीं था। अच्छा जी, कमसन बेटी का तो भरोसा है ना। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत। नाजुक ने अंदर आते हुए सामने मारिज उसामा को देखकर बेख्तियार मिसरा पड़ा। मारिज उसामा बाजिल का जिगरी दोस्त था। मारिज की कुछ अर्से पहले इस्लामाबाद में बतौर ASP तकर्री हुई थी। इसका इतनी जल्दी यहाँ आना गैर मुतवक्का था, इसलिए नाजुक इसे देखकर हैरान थी और फिर जैसे इसकी नज़र ट्राली पर पड़ी तो उसे आंचल की परेशानी की वजह भी समझ में आ गई। मारिज भी इसकी आमद पर बेसाख्ता खड़ा होकर कॉर्निश बजा रहा है। भाभी साहब, आपको मेरी आमद पर हैरत हो रही है और मुझे आपके घर में नए मेहमान को देखकर वैसे अच्छी तब्दीली है। वो अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ अंदाज में दिल की बात कह गया। नाजुक इसकी बात सुनकर पीछे मुड़कर देखने लगी। मेहमान? कहाँ है मेहमान? बाजिल कोई और भी आया है? अपनी गुड़िया की बात कर रहा है। बाजिल फैज़ ने नया सिगरेट सुलगाते हुए नाजुक की मालूमात में जैसे इजाफा किया। नाजुक समझ तो पहले गई थी, फिर मारिज की मुस्कुराहट भी कुछ समझा रही थी, इसलिए ज़रा संजीदगी से जवाब दिया। आंचल मेहमान नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ। बाजिल ने दरमियान में लुकमा दी, जिस पर मारिज को मजीद शय मिली। सीधी तरह कहो, साली याद घर वाली। प्लीज़ मारिज भाई, इस किस्म की मिसाल हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती। नाजुक की तरबियत भी आखिर इसी माहौल में हुई थी, इसलिए से मारिज का मजाक अच्छा नहीं लगा और फ़ौरन इसे टोक दिया कि कहीं वो फिर हद से न बढ़ जाए। बाजिल, आपने इससे काम के लिए क्यों कहा? मुझे जगा लिया होता, वो पहले थकी हुई थी। नाजुक ने अपने शौहर से भी बहुत संजीदा अंदाज में बात की। मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी और फिर इस बेसब्र इंसान से सब्र भी कब हो रहा था। तुम फिक्र ना करो, गुड़िया मेरे लिए काम करके नहीं थकी होगी। बाजिल ने सफाई पेश करते हुए बरादराना इस्तेहकाक का इजहार भी किया, जिस पर नाजुक मुतमिन अंदाज में मुस्कुराते हुए बाजिल के साथ बैठ गई। मारिज भी अपने अंदाज में माजरत पेश करने के साथ अपने दिल की बात सच्चाई से कहने लगा। सॉरी भाभी, मेरी वजह से वाकई इन्हें तकलीफ उठाना पड़ी होगी। एक बात मैं कहूँ, आप बुरा ना मानिएगा, आपसे ज़्यादा आपकी सिस्टर के हाथ में जायका और करीना। रियली इतने कम वक्त में जिस तरह इन्होंने मेरी भूख मिटाने का मुकम्मल इंतज़ाम किया, कोई चाको चौबंद बेटर भी नहीं कर सकता था। मारिस की बात पर नाजुक हंसती। बहन की तारीफ इसके नज़दीक इसकी मैके की तारीफ थी। लड़कियां तो मैके की तारीफ पर वैसे ही खेल जाती हैं। फिर खुद भी बताने लगी, इकल्ले मैके की तारीफ नहीं है, तेरी भैन की भी तारीफ है, तो भैन ते नज़र भी रखी गई है। नाजुक बीबी सबसे छोटी है ना, इसलिए सबकी सारी खसूसियात इसमें इकट्ठी हो गई हैं। मां सदके जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। साड़ी दी जी सारे तो छोटी डंगर, सब तो बड़ी डंगर है। फिर इसे खुद भी सब कुछ सीखने का जुनून सवार रहता है। सुबह से मेरे लिए साड़ी पेंट करी, इसलिए मुझे इसकी थकन का ख्याल था। अभी तो हम तुम्हें गुड़िया के हाथ की चाय और कॉफ़ी भी पिलवाएंगे, फिर तुम्हें किसी और के हाथ की चाय कॉफ़ी अच्छी नहीं लगेगी। बाजिल भी शुरू हो गई। मारिज तो पहले कम से तो शीशा की हरासा आंखों में खुद खोया हुआ महसूस कर रहा था। जेर लब गुनगुनाया, देखेंगे इनके हुनर कमाल। आहिस्ता आहिस्ता नाजुक ने मारिज की मुस्कुराहट में नयापन सा महसूस किया, इसलिए वो कुछ चौंक गई थी। फिर इसी कैफियत में इससे पूछ बैठी, मारिज भाई इतनी जल्दी यहाँ का चक्कर कैसे लग गया? कोई और बात तो नहीं है? नए आने वालों की खुशबू पहुँच गई थी, सो इनके हाथों की लज्जतें महसूस करने आ पहुँचे। मारिज की गुफ्तगू का अंदाज हमेशा से ऐसा ही था, मगर नाजुक आज अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए गदे तनबीही लहजे में कहा, मारिज भाई आप आंचल को जानते नहीं है, इसलिए प्लीज़ इसके मुतल्लिक आप कोई रिमार्क्स नहीं देंगे। वो इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करती। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे रोका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर जाने की जिद करने लगे। ओके ओके, नाराज़ क्यों होती है, बताता हूँ। नाजुक के संजीदा मूड पर मारिज भी संभल कर बताने लगा, मेरी कज़न की शादी है, इसलिए सब यहाँ आए हुए हैं। मैं भी फुर्सत पाते आ गया, इतना सफ़र तय करके सीधा आपके दर पर हाजिरी देने आया था, और आप हैं कि छोड़िए, मैं आपसे बात नहीं करता। मारिज ने बच्चों की तरह ठिठक कर अपनी नाराज़गी का इजहार किया तो नाजुक बेख्तियार हंसती। मारिज भाई आप भी बस। बासिल आपका ये जिगरी जाए गर्मी से कुछ ज़्यादा चकरा गया, मेरा ख्याल है मैं कुछ ठंडा ले आऊँ। नाजुक ने उठते हुए कहा, ट्राली खिसका कर बाहर ले गई। हाले एड्डा खादा, उन्हें हाले भी ठंडे की ज़रूरत है। रात के खाने पर मारिज और बासिल मौजूद नहीं थे, क्योंकि मारिज को चंद दोस्तों से मिलना था। आंचल ने इसकी गैर मौजूदगी पर शुक्र अदा किया, वरना इसके सामने बैठकर खाना नहीं खा सकती थी। तू तो दोपहर का भी नहीं खाता, अंदर जाके खा ला। खाने से फारिग होकर भाइयों ने महफिल जमाई। आदिल जो सबसे छोटा था, वो हमेशा कोशिश करता कि आंचल इनकी गेम्स में इनका साथ दे। अब भी वो इशरार कर रहा था वो कार्ड्स खेलने के लिए इसकी पार्टनर बने, मगर वो ना मानी। बासिल भाई आप सबके पार्टनर तो मौजूद है, फिर मेरा न दिल चाह रहा और ना ही मैं कार्ड से इसी तरह खेल सकती हूँ। इसकी बेबसी देखकर नाजुक भी इसकी हमायत को वहाँ पहुँची। आदिल गुड़िया को तंग ना करो, तुम्हें मालूम तो है हमारे घर में और बीबी जान बीबी माँ की घर में कितना काफ़ी फ़र्क है।
जाओ गुड़िया तुम जाकर आराम करो। आंचल ने तशक्कुर से बहन को देखा। नाजुक बहन की फितरत से वाकिफ थी। यहाँ आकर इसने इन लोगों का जो थोड़ा बहुत साथ दिया था तो अपनी तबीयत पर जबर करके दिया था। बहन की इजाज़त पाते वो सिटिंग रूम से निकल आई। 11 बज रहे थे। अभी इसका सोने का इरादा नहीं था, इसलिए वह लॉन में टहलने के लिए निकल आई। अभी से टहलते हुए कुछ देरी गुजरी थी। जीप यूरोप पोर्च में आकर रुकी। वो वापस मुड़ना चाहती थी कि बाजिल फ़ौरन इसके करीब पहुंच गए। गुड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेली? नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई थी, आंचल ने घबराते हुए कहा। ये तो अच्छा हुआ मारिस, आ जाओ आज तुम्हें गुड़िया के हाथ की चाय भी पिलवाएं। इन्होंने मारिस को आवाज़ दी जो अब तक अपनी जीप में बैठा शायद वापसी के बारे में सोच रहा था। बाजिल की बात और गुड़िया का नाम सुनते जीप से फ़ौरन उतर आए। आंचल को घबराहट होने लगी। वो बाजिल को कोई जवाब तो नहीं दे सकती थी, अलबत्ता खामोशी से अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाजिल और मारिच इसके दाएं बाएं चल रहे थे। लिविंग रूम में जाने से पहले मारिच ने इस पर भरपूर निगाह डाली। आंचल कश्मकश में वहीं खड़ी रहेगी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने कमरे में चली जाए या फिर बहनोई की बात और फरमाइश पूरी करे। मारिच भी इसे गुमसुम खड़े होने का फ़ायदा उठाते हुए इसे आंखों के रास्ते दिल में उतारने की कोशिश कर रहा था। इसे मासूम मगर संजीदा सी लड़की अपने दिल में वो जैसे इसकी एक एक अदा को असबर कर रहा था, और ये सब करते हुए इसे कोई ख्याल नहीं था कि वो कहाँ और किसके घर पर खड़ा है। दिल ने अचानक इसे ज़ेर करके बेबस कर दिया था। वो इसकी गुलाबी होंठों को जंबिश और झालसी लरसती पलकों की नोक पर अपना दिल महसूस कर रहा था। इसके गुलाबी मलबूस का गुलाबी दुपट्टा सर पर होने के बावजूद आंचल के चेहरे के मुतगय्यर रंगों को छुपाने में बजाय मजीद अयां कर रहा था, जिस पर इसके अंदर है जान बरपा सा था। वो अपने 5.5 फुट कद के बावजूद इसकी मुट्ठी भर दिल में पूरी जुज़ियात के साथ इस तरह समाई थी कि वो खुद भी शशदर रह गया। आंचल खुद को इसकी नज़रों से बेपनाह खौफज़दा हो गई थी, और इसे महसूस हो रहा था अगर वो एक कदम भी उठाएगी तो इसका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और वो गिर जाएगी। नाजुक की आवाज़ करीब से सुनाई दे रही थी, इसलिए वो चौंक कर अंदर बढ़ गया। आंचल भी सुस्त रवि से चलती हुई किचन की जानिब आ गई। इसे मारिस की आंखों के रंगों से खौफ आ रहा था। बच्चे के घर में पहली बार इसे इस किस्म के हालात और कैफियत से दो चार होना पड़ा था, इसलिए वो नर्वस हुई जा रही थी। 20 मिनट बाद वो दोबारा कहलवाए जाने पर चाय बनाने में मसरूफ़ हुई और फिर चाय लेकर आई। नाजुक बाजिल और मारिच आपस में बातों में मसरूफ़ थे। आंचल के वहाँ आते मारिच की त्वचा आंचल की तरफ मबसूल हो गई। वो बातों में मसरूफ़ होने के बावजूद कनखियों से आंचल को देख रहा था और इसके गुलाबी मुखड़े पर अपनी नज़रों से गुलाल बिखेर रहा था। आंचल खामोशी से चाय में चीनी मिलाते हुए इसकी नज़रों को अपने वजूद के आर पार महसूस कर रही थी और मारिच की बातें भी सुन रही थी। फिर अपनी भाभी और इनके बच्चों को कब ला रहे हो? नाजुक इससे फिर पूछ रही थी। पहले तो वो मानी खेस्ती से हंसा, फिर जुमानी अंदाज में बोला, अब तो जल्दी लाऊंगा। आंचल इसे चाय पकड़ाने लगी। फिर भी कुछ पता तो चले, देखो बता कर लाना, वरना। नाजुक ने कहा तो संजीदगी से बोला, परसों तक फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह आपके घर पर धावा बोलेंगे। मारिज ने जानबूझकर इसकी उंगलियों को मस किया और चाय प्लेट में झलक गई। बाजिल ने लम्हा भर के उसकी जानिब देखा। वो दोपहर से मारिज की बेसाख्ती नोट कर रहा था और अब आंचल की तरफ उठती इसकी नज़रें इन्हें भी खुटक रही थी, लेकिन इन्होंने खामोशी में ही आफियत जानी। चंड मार रख के दे आया वड्डा हाथ में टच करने वाला। आंचल बाकी लोगों को चाय सर्व करके पलटी थी कि नाजुक की सास अनीसा बेगम इन्हें डांटती हुई आ गई। तुम लोग खुद तो रात के तक जागने के आदी हो, इस बच्ची को क्यों परेशान रखते हो? उठो और सब सोने जाओ, सुबह सबको जल्दी मची होती है। नाजुक तुम ही कुछ ख्याल कर लिया करो। अनीसा बेगम ज़्यादातर अपने कमरे में बंद इबारत में मशगूल रहा करती थी। कभी कभी बच्चों को फरमाइश करने लिविंग रूम के दरवाजे पर झांक लेती थी। अब भी शायद इन्होंने मारिज उसामा को नहीं देखा, इसलिए दरवाजे से पलट गई थी। मारिज भी इनकी वार्निंग पर जैसे कुछ याद करके फ़ौरन खड़ा हो गया। बस यार मैं भी चलता हूँ। यहाँ आने के शौक में तुमसे मिलने की चाह में अभी तक घर वालों को शक्ल नहीं दिखाई। देखना मेरे लाडले मेरी क्या दुर्गत बनाएंगे। नाजुक देवरों के खेल की तरफ भी मुतवज्जह थी, इसलिए मारिच की आंचल पर टिकी नजरें नोट नहीं कर सकी थी। नाजुक ने रस्मी तौर पर इसे रुकने के लिए कहा, कोई फ़र्क है पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ सारा दिन गुजारा है वहाँ एक रात और गुजार लें, कल चले जाइएगा। यहाँ रहकर सारी रात जागने का प्रोग्राम नहीं है मेरा। औरों की तरह मेरी नींद भी उड़ जाएगी और मुझे भी फिर इधर उधर टहलना पड़ेगा। मारिच ने फिर आंचल को देखते हुए जुमानी बात की। आंचल ने एकदम घबरा कर इसकी जानिब देखा। नजरों का तसादुम हुआ। आंचल के दिल में फिर से हलचल सी मची। वो फौरन बर्तन ट्रे में रख कर खड़ी हो गई। बासिल मॉरिज एसपी बन के कुछ ज़्यादा ही मगरूर नहीं हो गए? शान देखिए ज़रा, कहाँ तो यहाँ इनकी आंख नहीं खुलती थी और आज नींद नहीं आएगी। नाजुक इसकी बात पर हंस कर छेड़ने लगी। नाज भाभी आप मुझे जैसे आजिज़ मस्कीन बंदे को मगरूर कहकर मेरे साथ ज्यादती कर रही है। कम अज़ कम घर आए मेहमानों का ख्याल करके तारीफ कर दे, वहाँ झूठी सी। मारिज ने बेख्तियार शिकवा के ना होकर कहा, आप तो खुद मुजस्सम तारीफ़ है। आपकी तारीफ़ में तो लफ्ज़ भी शर्माते हैं। झूठी तारीफ़ का सहारा क्यों लेना चाहते हैं? आदिल अपनी गेम ख़त्म करके इनकी तरफ आ गया और अब इसके कंधे पर झुके कुछ शरारत मेज़ी से बोला। तो पहले तो हमारे सर को जंबिश देकर अजाब बजा लाया, फिर फ़ौरन ही से घूरने लगा, जिस पर आदिल ने फ़ौरन ही अपना एक कान पकड़कर माफ़ी मांगी।
अच्छा जी, अब इजाज़त, कल शाम को आऊँगा। मारिच ने हाथ बढ़ाकर बादल से मुसाफा किया और मारिच सबसे मिलकर दोबारा नाजुक के करीब आ गया। भाभी जी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, रात ठीक तरह गुजर जाए। हालत तो मेरी यही ख़राब होना शुरू हो गई है। मारिच ने दुआ लेने वाले अंदाज में अपना सर नाजुक के आगे झुका दिया। नाजुक इसकी शरारत समझ रही थी, एक चपत इसके सर पर लगाई। बुरा सा मुँह बनाता वो सीधा होकर बोला, मैंने सर पर हाथ फिराने के लिए सर झुकाया था, आप दुआ की बजाय सर दर्द मुंतकिल कर रही हैं। अच्छा, मेरी एक चप्पल से आपके सर में दर्द हो जाएगा? आपकी बेसरपा बातों से हमारा जो हाल होता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? अपने ख्याल का इजहार करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए मुझे मत छेड़े। फिर आंचल से पूछने लगा, आप चाय किस तरीके से बनाती हैं? प्लीज़ मुझे बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ अपने तक महदूद रखूंगा। आंचल इसके मुखातिब करने पर बौखला गई। नाजुक ने बहन की झिझक और बौखलाहट समझते हुए मारिच का टोका। मारिच, आप मेरी बहन को सता रहे हैं? देखेंगे मैं नाहक इल्ज़ाम लगा रही हैं आप। हम तो खुद ज़माने के सताए में, हम किसी को सताने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि मैं आपको सता रहा हूँ? इसने बराह रास्त आंचल को देखा। वो सख्त नर्वस हो रही थी। बाजिल भी वापस आकर पूछ रहे थे, देवर भाभी में अभी तक क्या बातें चल रही हैं? बाजिल, मुझे तो कोई चक्कर नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि इसे कुछ हुआ है। कहीं गर्मी ने इसके दिमाग पर तो नहीं असर किया जो ये बहकी बहकी बातें करने? आपको कुछ इलम है? नाजुक ने शिकायती अंदाज में कहने के साथ शरारत भी की तो बाजिल भी दोस्ताना लहजे में अंदाज में कहने लगे, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा रहा भाई साहब बहादुर, जब से आए कहीं खोए खोए हैं। आखिर बात क्या है मारिच? बाजिल ने भी इससे पूछा। बैरिस्टर साहब, अपनी बहस किसी क्लाइंट के लिए रखें, संभाल कर रखो, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। फिलहाल मुझे बख्शो, आज तो वैसे ही खैरियत नहीं। इसके बोलने के अंदाज पर आंचल के सिवा सभी हंस दिए। वो फौरन खुदा हाफिज कहता बाहर निकल गया। अंदाज़े फरार बता रहा है कि मुजरिम को अपना जुर्म कबूल है, वरना। बाजिल ने गैर इरादी तौर पर आंचल को देखा तो अपने आप में चोर बन गई। फिर जैसे ही इसे मौका मिला वो कमरे में आ गई। सॉरी गुड़िया, मेरी ज़रूरी अपॉइंटमेंट ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलता। मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा, मार्केट से टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। बाजिल ने पेश किया आंचल से माजरत की। वो वापसी का इरादा रखती थी, इसलिए जाने से पहले कुछ शॉपिंग करना चाहती थी। या फिर कल का प्रोग्राम रख लो, कल मैं फारिग हूँ। परसों तो मैं वापस जा रही हूँ। बीबी जान का कई बार फ़ोन आ चुका है, हम अभी चलते हैं? ठीक है, वापसी पर रिक्शा या टैक्सी पर आ जाएंगे। क्यों बचिया? इसने नाजुक से तायद चाहिए, वो भी तैयार थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर वापस जाने के बारे में रात को बात होगी। नाजुक ने अगली सीट पर बैठते हुए आंचल को भी बैठने का इशारा किया। आंचल ने भी फिलहाल कोई बात करना मुनासिब न समझा, खामोशी से पीछे बैठ गई। उन्हें वापस ना जावे, कार लेने, कार नहीं जाना। बाजिल की गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी और मुकाबले से मारिज उसामा की जीप अंदर दाखिल हो रही थी। इसने बाजिल की गाड़ी के आगे अपनी जीप रोकी, फिर फौरन नीचे उतरा, फिर लपक कर बाजिल की तरफ का दरवाज़ा खोल के इसे कॉलर से पकड़कर बाहर निकाला। यार ये क्या बदतमीज़ी है? तुम जानते हो अंदर मेरी साली और घरवाली दोनों मौजूद है, क्या सोचेंगी मेरी इज्जत के बारे में? बाजिल ने मसनूई गुस्से से इसे झाड़ा तो इसने कॉलर झंझलाकर इसका कॉलर छोड़ दिया। तुम्हारी अच्छी शराफत है, मुझे शाम को इनवाइट करके खुद फरार हो रहे। अच्छा रहे बर वक्त मैं पहुंच गया, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। लोग समझते मैं आज फिर बिन बुलाए मेहमान बनकर टपक पड़ा। नाजुक फ्रंट डोर से पहले निकल कर इनकी तरफ आ रही थी, आते ही से शरारत से छेड़ा। एक तो आप शैतान की तरह नाजिल होते हैं गालबन, आज तो आपकी कज़न की बारात है। नाजुक की मुस्कुराहट पर वो कदरे मुंह बनाकर चिढ़कर बोला, देख लो मेरी ये इज्जत हो रही है तुम्हारे घर में, अब तो आप कहीं भी नहीं जा सकती। और बराए मेहरबानी इन फरिश्ता से सस्ती को भी बाहर आने की जहमत है, जिनके लिए आपने मुझे शैतान का लक़ब दिया। मारिच के लहजे में तो संजीदगी थी, अलबत्ता इसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। बाजिल ने बड़े जोर से इसकी कमर पर धूप रसीद की। बदतमीज इंसान, कभी किसी का लिहाज भी कर लिया करो। पुलिस वालों की सारी आदतें अपनाते जा रहे हो। तुम देवर भाभी आपस में जो चाहे कहो, मगर मेरी बहन को अपनी बात और मजाक का हिस्सा न बनाओ। बाजिल ने इसे बहुत कुछ समझाने और बावर करवाने की कोशिश की थी, मगर वो लापरवाही से कंधे छटक रहा था। आंचल को भी इसकी बात बुरी लगी। वो खुद ही नीचे उतराई, फिर नाजुक को मुखातिब करके बोली, कल चलेंगे बचिया। इसने बेतासुर लहजे में कहा तो मारिच खुश हो गया। आपसे ज़्यादा आपकी सिस्टर समझदार है। अब तो अंदर चलिए, कुछ चाय वाय पिलाइए। मैं तो खाना खाने की उम्मीद लेकर बारात की कोल्ड ड्रिंक छोड़कर आ गया, मगर आज तो लगता है आप खाने का पूछेंगे नहीं। चलिए, चाय ही सही। मारिच के बोलने का एक मखसूस अंदाज था, जब बोलने में आता तो बोलता ही चला जाता था। इन अदर वर्ड्स मुँह ना डॉग्स मान लेंदा सी। आंचल ने खाइफ नज़रों से देखा। वो ब्लैक पैंट फॉन कलर की शर्ट में काफ़ी वजीर लग रहा था। इस पर इसका 6.25 फुट कद इसकी शख्सियत की सैरंगेज़ी में इजाफे का बायस था। इसकी बोलती आंखें इसकी शरीरी तबीयत को यहाँ कर रही थी। आंचल ने इसके जायज़े पर दिल में खुद ही नदामत महसूस की और फिर नजरें झुका ली। बाजिल ने उजरत भरे अंदाज में सबको मुखातिब किया, मुझे तो देर हो रही है, अब तुम ही इसकी खातर मदारत करो, बल्कि इस ASP के बच्चे की सज़ा है कि तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाए। बाजिल से हुक्म देकर जल्दी से अपनी गाड़ी निकाल कर ले गया। बंदा सज़ा भुगतने को तैयार है, चलिए बैठे मेरी शाही सवारी में, आइए। नाजुक के साथ इसने आंचल को भी मुखातिब किया। बचिया मैं कल जाऊँगी। आंचल कतियत से कहकर तेरी से अंदर बढ़ गई। आपने मेरी बहन को नाराज़ कर दिया। 15 दिनों में इसने पहली बार कहीं जाने की फरमाइश की थी, मगर नाजुक ने भी अपनी खफगी का इजहार किया। मारी जिसके साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था, वो जिस मकसद के लिए आया था वो तो हल हो गया था। आंचल को देखने की चाह में वो गज़न की बारात मिस कर आया था। आंचल को देख तो लिया था, मगर तिश्नगी मजीद बढ़ गई थी।
इसका कश्मकश से गुलाबी पड़ता चेहरा हनूज इसके तसव्वुर में मुतहरिक रहा था। आप इजाज़त दें तो मैं आपकी सिस्टर को चुटकी बजाते मना लूँ। मारिज के लब मुसलसल शरार से मुस्कुरा रहे थे। मारिज भाई, मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ, गुड़िया के हवाले से मैं किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मेरे मेके का माहौल का अंदाज़ा नहीं है। फिर आंचल खुद भी बहुत हसास है, ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कज़न्स भाइयों या इनके दोस्तों से बातचीत करने का तसव्वुर भी नहीं है। मेरे घर भी न जाने किस मुश्किलों से आई है, नाजुक संजीदगी से बताने लगी। मारिज संजीदगी से सुनने के बावजूद अपने बेफिक्र अंदाज में बोला, अब मुझे भाम तो नहीं होता कि मैं लोगों के बारे में जान सकूं। आपने भी पहले अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। मैं तो आपके हवाले से नहीं ट्वीट करने की कोशिश कर रहा था कि वाकई इतनी नाजुक मजाज है जितनी आप बता रही हैं। हालांकि नाम की निस्बत से तो आपका नाजुक मजाज होना चाहिए। आप नहीं सुधरेंगे मारिज, आप रहनुमाई करती रहेंगी, सुधर जाऊँगा। वैसे एक बात बताएं, आपके यहाँ का चेंज हुई है? पहले आप भी अपनी सिस्टर जैसी थी। मारिज ने फिर आंचल के मौजू गुफ्तगू बनाया तो नाजुक इसकी त्वचा महसूस किए बगैर इसे बताने लगी, नहीं आंचल, हम सबसे मुख्तलिफ है। इसने वक्त से पहले अपने माहौल से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मेरे ख्याल में तो अच्छा किया, इसलिए सभी इस पर त्वचा देते हैं, इसकी सुनते हैं, इसकी मानते हैं। हमारी बीबी जान सबकी बात रद्द कर सकती है मगर आंचल की नहीं, क्योंकि इसने कभी कोई जिद नहीं की। मगर कोई बात नागवार खातिर लगे तो फिर ये जिद पर अड़ जाती है। इसलिए तो मैंने अब चलने पर इसरार नहीं किया, वरना वो कल भी नहीं चाहती। शक्ल से तो इतनी ज़िद्दी है, गुस्सीली नहीं लगती जितना आप बता रही हैं। मैं कुछ गिल्टी फील कर रहा हूँ। क्या मैं वो मेरी माज़रत कबूल कर लेंगी? मारिज किसी न किसी बहाने आंचल को बुलाना चाहता था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि आप इसके लिए अजनबी और कह रहे हैं। आप कोई टेंशन ना लें। नाजुक ने इसका ध्यान आंचल से बैठाने के लिए लापरवाही का मुजाहिरा किया। फिर चाय का कहने उठ खड़ी हुई। बाजिल के बाकी भाई भी इसकी मेज़बानी को मौजूद हुए थे। इनकी खुशगवार बातों के बावजूद इसे कोई कमी महसूस हो रही थी। इनके साथ कैरम का बात कार्ड खेलते हुए भी आंचल की एक झलक देखने की तमन्ना बार बार दिल में मचलती रही, मगर आंचल ने दोबारा इधर का रुख नहीं किया। मजबूरन 8 बजे वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सबके रोकने पर भी नहीं रुक रहा था। आस को यास में बदलते इसने शिद्दत से महसूस किया था। बहुत अजीब कैफियत में मुब्तला होकर वो यहाँ से जा रहा था। जीप तक आते हुए बेख्तियार इसकी आंखें लॉन की तरफ उठी थी। मलका सा अंधेरा होने के बावजूद इसने दूर से ही आंचल को पहचान लिया। फिर वापस कदम मोड़कर आंचल के रास्ते में बेसाख्ती से आ खड़ा हुआ। अपनी 25 साल ज़िंदगी में वो कभी ऐसी बेख्तियारी का शिकार नहीं हुआ था। इसकी शिकस्त एक 16 साल लड़की के हाथों होगी, इसका तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जिंदगी के इस पहलू को इसने कभी संजीदगी से सोचा भी नहीं था, लेकिन 24 घंटों में इसकी ज़िंदगी और दिल के मामलात एकदम बदल गए थे। आंचल बाजिल के दोस्त को सामने देखकर एकदम बौखला उठी। वो तो पहले इसकी वजह से बदहवास हुई जा रही थी, अब इसे रास्ते में देखकर मजीद बदहवास होगी। एक्सक्यूज़ मी मिस आंचल। मारिज ने अपने अंदर उमड़ती शोखे पर काबू पाकर इसे कुछ संजीदगी से मुखातिब किया। जी आप? आंचल की आवाज़ इसकी बौखलाहट की तर्जमान थी। इसकी झुकी लरसती पलकें इसकी बदहवासी धड़कनों का शोर बयान कर रही थी। जी आप? आंचल की आवाज़ इसकी बौखलाहट की तर्जमान थी। इसकी झुकी लरसती पलकें इसकी बदहवासी धड़कनों का शोर बयान कर रही थी। आंचल, आपने मेरी बातों का बुरा मनाया। आई एम रियली वेरी सॉरी। रियली, मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था। मेरा नाज भाभी से सही मजाक चलता है, प्लीज़ मैं अब जाऊँ? आंचल ने मासूमियत से इसकी बात काट कर कहा तो जैसे इसकी अदा पर मर मिटा। इसके होंठों पर दिलावेज मुस्कुराहट बिखर गई। अगर मैं कहूँ नहीं तो? मारिस ने तो पर जोर देकर कहा तो मजीद घबरा गई। जी वो मुझे कुछ पैकिंग करनी है। ओह फिर तो यकीनन आप मेरा सुकून कल्ब भी पैक करेंगी। हिफाजत से रखिएगा प्लीज़, टूट गया तो बहुत नुकसान होगा। वो ऐसी ना समझ नहीं थी कि मर्द की आंखों का मफहूम न समझ सकती। बात सिर्फ इतनी थी कि आज तक ऐसी बातों से इसका वास्ता नहीं पड़ा था। इससे इसे डपटने छिड़कने की बजाय खुद ही घबराहट का शिकार हो रही थी। इस वक्त तो इसकी ऐसी हालत थी जैसे किसी बच्चे से पूछ लगे हो चांद क्यों निकलता, और इसके पास जवाब देने के लिए ना ज़हनी इस्तात और ना ही ज़खीरा अल्फाज। आप कैसी बातें करें? अपने तेई से डांटा था, मगर इसकी बौखलाहट से जैसे हज़ उठा रहा था। सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको भी अच्छी लगी है ना? इसकी पुरसुकून ज़िंदगी में नया तलातुम बरपा हुआ था। आंचल का भाग जाने को दिल चाह रहा था, मगर इसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। मारिज के लिए तो ये मौका गनीमत था। वो अपनी पुरशौक निगाहों के जरिए अपने दिल की तशनगी मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसे मारिज के अपने वजूद से उलझी निगाहें तकलीफ दे रही थी, इसलिए खफकी से बोली, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं, मैं बच्चियों को बुलवाती हूँ, आप इनसे कह दे जो कहना चाहते हैं। आंचल के इस तरह कहने पर मजीद 2 कदम इसकी तरफ बढ़ा, फिर बेख्तियार बोला, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा गज़ब मत करना, बस मैं जा रहा हूँ, तुम्हें बाद में समझा लूँगा कि क्या कहना चाहता हूँ। मारिज ने बेतकल्फ़ी से कहा और फिर वहीं से मुड़कर चला गया। आंचल इसकी बेतकल्फ़ी पर मजीद हैरान रह गई। मारिज ने जीप तक पहुंचकर अलविदाई मुस्कुराहट बिखेर कर आंचल को देखा, फिर इसे सल्यूट मारकर जीप में बैठकर रिवर्स गियर में डालकर अपनी जीप बाहर ले गया। आंचल की समझ में नहीं आती इसके साथ क्या हो रहा है। कॉलेज में 1 साल गुजारने के बावजूद भी इसने ज़माने के तकाज़ों की खबर नहीं थी। वो फितरतन बददिल वाक़या हुई थी। बीबी जान से अच्छाई बुराई के जो मयार दिए थे, इसे आंचल ने कभी परखा नहीं था। दिलो ज़हन से मान लिया था। बीबी जान की तरबियत में ये बात भी शामिल थी कि लड़कों के लिए भाई के अलावा किसी लड़के या मर्द से बेतकल्लुफ़ होना जायज़ नहीं। सो ये बात इसके पल्ले से बंधी हुई थी। वो कमज़ोर और नादान तो ज़रूर थी, मगर इसे मारिज की नज़रों का मफहूम समझ आने लगा था, और इसके बातों का मफहूम भी दिल में कोई सोया एहसास बेदार करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही कोई खौफ भी था जिसे घेर रहा था।
मारिज उसामा 3 भाई थे। इसका नंबर सबसे आखिर में था। सबसे बड़े भाई वहाज उसामा थे, जो इस वक्त खुद भी जवान बच्चों के बाप थे। इनके 3 बच्चे मोहिब, अफशीन, नौशीन थे। फिर दूसरे नंबर पर फरहाज उसामा थे, जो अलग घर में रहते थे। फरहाज की पैदाइश से 12 साल बाद मारिज की पामिद हुई थी। जिस वक्त मारिज की पैदाइश हुई, इसके दोनों बड़े भाई जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इनकी वालदा फरजीन उसामा इनकी पैदाइश के बाद ऐसी बीमार पड़ी कि मारिज की देखभाल से भी गई। इनकी बीमारी की असल वजह तो इनकी बेवगी थी। मारिज की पैदाइश के चंद माह बाद इनके शौहर उसामा ज़ैद इन्हें दागे मुफारकत दे गए। शौहर से जुदाई का दुख इन्हें अंदर ही अंदर ख़त्म कर गया। बस अब वो ज़िंदगी को घसीट रही थी। मारिज की परवरिश भी सही तरीके से नहीं हो रही थी। सबके मशवरों और बातों का रुख वहाज की शादी की तरफ जाता था। माँ की बेबसी के आगे आखिर वहाज उसामा को उम्र के 21वीं बरस अशेषदाज में बनने का इख्तियार अपनी माँ को देना पड़ा। फरजीन उसामा अपने घर की बहारों के लिए कुर्रतुलैन को मुंतखब करके लिए आई। इन्हें इस मायूसी के आलम एक मानुस व कमख्वार की अशद ज़रूरत थी, जो कुर्रतुलैन की सूरत में इन्हें मैसर आ गई। इसलिए वह जल्द से जल्द मारिज को इनके हवाले करके रुखते सफ़र बांध कर चल पड़ी। कुर्रतुलैन ने इनकी मान और इत्माद का हमेशा भरम रखा। इन्हें मारिज अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ था। अपने बेटे और बेटियों से ज़्यादा इन्होंने मारिज की तरबियत और परवरिश का ख्याल रखा। इसकी हर बात, हर काम में वो इसकी हमायत करती थी। वो अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो देने के बजाय नौकरी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। भाइयों के लाख समझाने के बावजूद वो CSS के इम्तिहान पास करके पुलिस ट्रेनिंग के बाद ASP लगा था। कुर्रतुलैन भाभी कदम कदम पर इसको सपोर्ट करती थी। वो भी इन्हें माँ से बढ़कर इज्जत और एहतराम देता था, लेकिन फितरतन शोख और शरारती था। इसकी शख्सियत ख़ानदान भर में और दोस्तों के हल्के में हमेशा हर दिल अजीज़ रही थी। इसकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए जब वो एक से बढ़कर एक हसीना को नज़र के एक इशारे से दाम में गिरफ्तार कर सकता था, मगर वक्ती शुगल करके लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। आज अपना दिल किसी कमसन हसीना के ज़ेरे दाम आया था, जिसने एक लम्हे में इसका सब्र करार लूट लिया, जिसकी एक झलक पर इसे अपनी ज़िंदगी की बसात उल्टी होती महसूस हुई थी। आप चल रही हैं या नहीं? मारिस ने भाभी की टाल मटोल पर कदरे संजीदगी से पूछा। क्या है मारिस? रात ही तो फंक्शन का तुम पहली थकन ही नहीं होती, अब फिर किसी के घर मुँह उठा के चल दो। ना बाबा ना, मुझ में हिम्मत नहीं। किसी के घर? वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, इसके घर में मुझे भाइयों जैसी अहमियत हासिल है। तुम्हें तो होगी ही, हम किसी गिनती में हैं, ना 3 में ना 13 में। भाभी ने ज़मानी खेली से छेड़ा। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि बाजिल के घर ले जाने पर बाजिद क्यों है। आप नहीं चल रही? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। यहाँ किसी के खलूस की कोई वैल्यू नहीं है। बाजिल ने कितने स्टार से अपने घर में आने की दावत दी थी, और आप? वो खफकी से बोलता ज़रा दूर जाकर बैठ गया। पहले इनके कदमों में बैठा हुआ था मोहिब अफशी। नौशी से इसकी खफकी बर्दाश्त नहीं हुई। वो भी अपने चाचू के हामी थे। प्लीज़ मामा चले ना, चाचू आपके इनकार से नाराज़ हो रहे हैं। चाचू हमें किस मकसद के तहत ले जा रहे हैं, जाकर देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर अब चाचू की शादी तो करनी है ना। चाचू ने लड़की पसंद कर ली है तो अच्छी बात नहीं है। मोहिब ने चाचू की हमायत करते हुए अपनी मामा को राज़ी करना चाहा। ये कोई तुक है? लड़की वालों की तरफ कोई पैगाम भिजवाया ना, इनकी कोई खबर है, और चलो लड़की देखने। मुझसे पागलपन नहीं होता। भाभी ने मसनू खफकी से बोलते हुए दिल में मुस्कुराई। वो मारिज की बेचैनी से लुत्फ़ उठा रही थी। मारिज फिर से इनके करीब आ बैठा और लजाजत से बोला, ओफ ओ भाभी मॉम, हम इन्हें अभी बताएंगे नहीं कि किस मकसद के लिए आए। हम तो वहाँ नाजुक भाभी बाजिल से मिलने जा रहे हैं। वो आपको वहाँ नज़र आएगी तो आप देख लीजिएगा, इतनी सी बात है, ऐसा तो होता ही है। मारिज ने बेसब्री से सारा प्रोग्राम समझाया। मैंने कहा ना, मुझसे ड्रामा नहीं होगा। तुम पहले बाजिल के ससुराल का एड्रेस वगैरह मालूम कर लो, फिर मैं इनके घर पैगाम भिजवा कर ही जाऊँगी। देखिए भाभी, आप मेरे साथ बहुत ज़्यादती करिए। अगर मैं खुद ही पहुँच गया ना अपना पैगाम लेकर, तो आपकी इज्जत पर ही हर्फ आएगा। सावरी उम्र की नेकियां मिट्टी में मिल जाएंगी, फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। मारिस ने ब्लैकमेल करना चाहा। जूतियाँ खाने का इरादा तुम्हारा? कौन देगा छड़े छांट को बेटी? लोग बेटी देने से पहले घर खानदान देखते हैं। आजकल लड़के को पहले कसौटी पर परखा जाता है, फिर इसके बारे में फैसला किया जाता है। तुम किस खुशफहमी में हो? बाजिल का दोस्त होने का ये मतलब नहीं कि वो बेटी उठाकर हमारे हाथ में रख देंगे। कुर्रतुलैन भाभी ने इसकी तबीयत अच्छी तरह साफ की, वो एकदम चमक उठा। आप भाभी मॉम, मुझ में हमारे खानदान में क्या कमी है? मैं अंधा काना हूँ कि वो मुझे परखेंगे? ठीक है, मत चले मम, फिर मुझसे कभी शादी के मौजू पर बात मत कीजिएगा। इतने दिनों से कान पक गए थे सुन सुनकर, लड़की पसंद कर लो, लड़की पसंद कर लो, और अब? वो बड़बड़ाता हुआ इनसे दूर जाकर बैठ गया और फिर बेदिली से मैगजीन उठा लिया। हाँ, तो अपने ख़ानदान की लड़कियों में से कहा था, इनमें से तुम्हें 100 कीड़े नज़र आते हैं। अब न जाने किस हूर परी को पसंद कर आए हो, जो आप ऐसे भी बाहर हो रहे हो। सब्र से काम लेना तो तुम्हें आता ही नहीं है, लेकिन तुम ठहरे पुलिस वाले, डंडे के ज़ोर पर फ़ौरन हाँ करवाओगे। एनी भाभी की तबीयत थकन से पहले मकदर थी, अब इसकी बात और बेसब्रेपन के मज़ारी से वो मज़ीद उलझ गई थी। नहीं थी कोई भी मेरे मयार की लड़की, ज़बरदस्ती पसंद कर लेता। आप देखती चलती तो आपको पता चलता कि हूर परी है या अप्सरा। मगर आपको मेरी खुशी का क्या? अभी यहाँ ख़ानदान की लड़की का मामला होता तो मिठाई के टोकरों समेत पहुँची होती आप। और इलाका औरतों के अंदाज में हाथ लहरा कर बोला। अफशी और मोहब्बत बेचारी से माँ और चाचू की बहस सुन रहे थे। इन्हें ये भी खदशा था कि कहीं मेज़बानों को इनकी बातों की भनक न पड़ जाए। बाजिल के चचा का घर था और इनके बेटे की शादी की शिरकत करने के लिए आए थे। मारिच पर आंख रखे हुए थे इस शादी में भी।
बाइस्टार इसलिए बुलाया ताकि मारिज की नजर इल्तफात किसी पर पड़ जाए। अच्छा, मारिज चचरा कार सी बादल चचरा कार कितों आ गया। लेकिन मारिज की नजरों ने तो कहीं और हुसन की बारगाह में सजदा अदा कर दिया था। भतीजे भतीजे अपने चाचू की पसंद पर बिना देखे राजी थे। वहाँ भी टोकरों समेत ही जाऊंगी, बेफिक्र हो, मगर अभी नहीं, जब मौका होगा तब। आप मौका बनाएंगी तो मौका आएगा ना मम्मा। आप नहीं चाह रही तो हम चले जाते हैं, हम ही देख लेते हैं चाचू ने किसे पसंद किया। मोहिब ने आखिर में सालत की ना निकाली। अब भी मारिज खुश नहीं हुआ। इसके मुंह का जाविया हनूस बिगड़ा हुआ था। वो किसी रूठे बच्चे की तरह मुंह फुलाए मैगजीन के सफ़े उलट पलट करने में मशगूल था। दिल में जो तकय्युर रोनमा हुआ था वो इसके लिए बिल्कुल नया था। वो इसका बस चलता तो आंचल को फौरन से पेशतर अपने हमरा ले आता। भाभी को ले जाने का मकसद भी यही था कि वो आंचल को देखकर जल्द से जल्द मराहल तय कर ले। आंचल की मोहब्बत इस तेरी से इसके दिल में रूम में उतरी थी, इस पर वो खुद हैरान तो था। एनी भाभी से इसकी हफ़की बर्दाश्त नहीं हुई। फ़ौरन ही मशरूत अंदाज में हामी भरी। अच्छा अच्छा, अब ऐसी बुरी शक्ल भी ना बनाओ, चल रही हूँ मैं, मगर कान खोल कर सुन लो। अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो फिर तुम्हारे बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। आप चले तो रियली आप रुखसत करवाए बिना नहीं आएंगी मानेंगी। मारिज खुशी से उछल पड़ा और फिर इनका हाथ थाम कर इन्हें चलने के लिए खड़ा किया। तुम्हारी तरह बेसब्री नहीं हूँ मैं, हर बात कायदे कानून के साथ तय पाती है, मगर तुम तो दीवाने हुए जा रहे हो। एनी भाभी ज़्यादा देर तक खुद पर हफ्की का खौल न चढ़ा सकी। वो चल रही थी, इसके लिए ही बहुत था, इसलिए भी इनकी कोई बात इसे बुरी नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद वो चारों साथ अल्फैज़ में थे। शाम ठहर ली थी। मल्च का अंधेरा चारों तरफ से बढ़कर नीले शफाफ आसमान को अपनी आगोश में समेट रहा था। सुरमई सूट में मलबूस आंचल ऐसे माहौल का हिस्सा बनी मगरिब की नमाज के बाद लॉन में टहलने में मशगूल थी। लॉन के आखिरी सिरे में होने के बावजूद इसकी छठी हिस्से से मतला किया कि मारिज की जीप पोर्च में रुकी है। इसने अपनी तेज होती धड़कन और धड़कते दिल को संभालते हुए मुड़कर देखा। मारिज की जीप से 3 नस्वानी वजूद बरामद हुए। इसके बाद एक नौजवान छलांग मारकर उतरा। सबसे आखिर में मारिज अपने मखसूस अंदाज में उतरा। आंचल के कदम वहीं थम गए। वो इस तिलिस्मी शख्सियत के मालिक इंसान से जितना बचना चाहती थी वो इतना ही सामने आ रहा था, इसलिए वो जल्द से जल्द वापस अपने घर जाना चाहती थी, मगर बादल भाई मान ही नहीं रहते। मारिज मतलाशी नजरों से इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। लॉन में काफ़ी दूर आंचल को खड़े देखकर जैसे इसकी मन की बुरात पर आई। कुछ जज्बात लफ्ज़ों का रूप धारने के लिए एकदम बेकरार हो उठे थे, इसलिए इसने मोहिब को करीब आने का इशारा किया। यार तुम इन्हें लेकर अंदर बढ़ो, मैं 1 मिनट में आया। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मोहिब ने नासमझी से सवाल किया। ओफो यार, समझा करो ना, मारिज ने कोफत भरे अंदाज में से डांटा। वैसे मौका गंवाना नहीं चाहता। नो चाचू, आपके बिना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, न जाने यहाँ किस अंदाज में पजीर आई हो। मोहिब ने शरारत से कहा। बकवास नहीं करो। इससे पहले को मजीद गुस्से का इजहार करता नाजुक अंदर से बाहर आती हुई नजर आई। दूर से इस्तकबालिया मुस्कुराहट नजर आ रही थी। करीब आकर गर्मजोशी से बोली, अस्सलाम वालेकुम। नाजुक ने शादी के बाद खुद को काफ़ी हद तक ससुराल के रंग में रंग लिया था। रस्मी अलैक्स के बाद तारुफ का सिलसिला चल निकला। नाजुक सबको लेकर अपने ड्राइंग रूम में आ गई। अफशी नौशर मोहिब को मुतजस्सिस निगाहें मतलूबा हस्ती को ढूंढने के बाद चाचू को सवालिया अंदाज में देख रही थी और मारिज मुतमिन रहने के इशारे कर रहा था। आप बैठे, मैं बाजिल को आप लोगों की आमद का बता दूं। दरअसल वो इस वक्त अपनी स्टडी में है। मारिज, जब तक आप मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दीजिए, आखिर आप भी तो हमारे घर के फ़र्द हैं। नाजुक ने सादगी भरी अपनाइत से कहा तो मोहिब मसनूई तौर पर गला खंकार कर चाचू को देखने लगा। जवाबन मारिज ने इसे घूर कर देखा। इस वक्त तो मैं भी मेहमानी बनकर आऊँ, आप हमारी मेज़बानी अपने कायम मुकाम को सौंप दें। सब इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। नाजुक इसका इशारा तो समझ के, मगर इसकी बात में छुपी मानी खेजी न समझ सकी। आंचल तो शायद इस वक्त किचन में मसरूफ़ होगी, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। नाजुक ने माजरत पेश की, फिर वहाँ से निकल गई। चाचू चाचू, मुझे तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहे आपके इनके दीदार के। मोहिब उठकर मारिज के पहलू में आ बैठा, बड़ी फिक्रमंदी से बोला, डियर पार्टनर, दीदार के बिना हम भी नहीं जाने देने वाले। बेध्यानी में मारिज भी जोश से ऊंची आवाज़ में बोला। इसकी आवाज़ सुनते बाजिल नाजुक अंदर दाखिल हुए। किसके दीदार की हसरत हो रही है जनाब को? बाजिल ने सबसे अलैक्स के बाद मारिज की तरफ बढ़ते हुए इस्तफसार किया तो वह एकदम बौखला कर बोला, तुम्हारे दीदार की? तुम्हें देखने के लिए मेरे लाडले बेचैन हुए जा रहे थे, क्यों मोहिब? मारिज ने शरारती मुस्कुराहट मोहिब की तरफ उछाली तो वो भी मानी खेली से हंस दिया। अफशी नौशी से अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रही थी। भाभी और नाजुक के दरमियान ख़वातीन की मनपसंद बातें और मौज़ूआत छिड़ गए। बाजिल मोहिब और मारिज से बातों में मसरूफ़ हो गया। अफशी नौशी दोनों बोर होने लगी। किसी को भी इनकी बोरियत का ख्याल नहीं था। बहुत इंतज़ार के बाद इनका सब्र आजमाते हुए कामनी सी आंचल लाजमात से भरी ट्राली धकेलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इन सब की निगाहें इसी तरह जानी बुट गईं और कोई तो क्या देखता। मारिज को अपनी बेख्तियारी पर इख्तियार नहीं था। आंचल बहुत संजीदगी से सबको बारी बारी कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। मारिज का नंबर सबसे आखिर में था। इससे सब्र नहीं हुआ तो आंचल को शरारत से देखते हुए नाजुक को मुखातिब किया। भाभी, लगता है मेरी बारी नहीं आएगी, शायद ही मुझे मेहमान नहीं समझ रही। भाई, सब्र का फल मीठा होता है। गुड़िया, ऐसा करो, इस बेसब्रे को जग्गी पकड़ा दो, वरना यूं ही शिकवे करता रहेगा। बादल के बरजस्ता जवाब पर मुंह बनाकर रह गया। आंचल ने किसी किस्म के तासुर के बगैर इसे गिलास थमाया। हाथों की लर्जी से मारिज की हथेली पर मशरूब छलक गया। सवाए मोहब के कोई भी इस तरफ मतवजा नहीं था। मारिज इसकी चादर के कोने से हाथ साफ करके बोला, सॉरी, मैं रुमाल लाना भूल गया था और टिश्यू के लिए आपको जहमत करना पड़ती। इसकी बात सुनते ही आंचल तो पलट कर बाहर चली गई, जबकि मोहिब तो मसनूई खांसी का दौरा पड़ गया।
बाजिल, तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से बहुत ज़्यादती कर रहे हो। वो तुम्हारे घर पर मेहमान बनकर आई और तुम बीवी ने इन्हें अपना कुकी बना लिया। शर्म करो कुछ। मारिज ने ग्लास खाली करके मेज़ पर रख दिया। बाजिल फ़ौरन इसकी तरफ मतवज्जा हो गया। मैं इस सिलसिले में बरी ज़िम्मा हूँ। ये दोनों बहनों का मामला खुद गुड़िया ने जिम्मेदारी संभाली है। तुम क्यों इसकी फिक्र में दुबले हुए जा रहे हो? परसों तो बड़े मज़े से सब कुछ खाकर डकार मार रहे थे। बाजिल को इसकी बेतकल्फ़ी भी हद से ज़्यादा थी। फिर बाजिल को इसका अंदाज भी मशकूक लग रहा था, इसलिए इससे पूछ रहा था। कुछ नहीं, मैं तो ऐसे एक बात महसूस करके कह रहा था, बल्कि आइंदा यहाँ मेहमान का मुकाम सोचकर अपनी फ़िक्र होने लगी है। मारिज ने फ़ौरन ही बात बनाई। नाजुक भी यानी भाभी के साथ सफाई पेश करते हुए कहने लगी, दरअसल अंजल को हर काम का खबत सवार रहता है। हर नई डिश बनाने की इसे जल्दी होती है। हम बड़ी तीनों बहनों की किचन के नाम से कुछ होने लगता है और ये बड़े आराम से 3-3 घंटे किचन में गुजार लेती है। आज तो आप लोग की वजह से किचन में मौजूद है, परसों तो वैसे भी गुड़िया वापस घर जा रही है। आहो तो मुफ्त दी मुलाजमा लब गई बड़े आया किचन दे विच। नाजुक के मुँह से अंजल की वापसी का सुनकर मारिस ठिठका। बार बार पहलू बदल बदल कर इसने भाभी को मतवज्जा किया। कई बार खांसा, फिर जाकर ऐनी भाभी इसका इशारा समझी और आंचल के बारे में गुफ्तगू करने लगी। बाजिल का कोई क्लाइंट आ गया, इसलिए माजरत करके थोड़ी देर के लिए उठ गया। कोई और वक्त होता तो मारी जिसकी यूँ जाने पर लाजमी बाजिल से लड़ पड़ता, मगर इस वक्त इसे सिर्फ जिक्र महबूब सुनने का शौक था। नाजुक अपने घर बीबी जान, भाभी और आंचल के बारे में तफसील फराहम कर रही थी। आंचल के बारे में ऐनी भाभी खुद ही कुरेद कर पूछ रही थी, क्या करती है, कहाँ तक पढ़ा, एंगेज्ड है या नहीं, शादी का इरादा कब तक है। मारी सुकून से बैठे डाइनिंग रूम में रखी चीज़ों का जायजा लेने लगा। 9 बजे खाना लगने की इत्तला मिली तो सभी ड्राइंग रूम में जमा हो गए। बाजिल के सभी भाई भी मौजूद थे। अलबत्ता नाजुक के सास ससुर अपने कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। इनके खाने पीने के औकात भी मुख्तलिफ थे। आंचल और नाजुक ने मिलकर खाने की मेज़ को तरतीब दिया। सभी आंचल के बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। अब शिनोशी तो वैसे भी इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी थी और अब इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी। मारिच खाने के दौरान भी अपनी आंखों से आंचल के गिर्द हसार खींचे हुए था। मारिच की नज़रें बार बार आंचल के झुके सर पर ठहरती थी। आंचल ने सारे वक्त में नजरें नहीं उठाई थी। खाने के बाद नाजुक दोबारा अपने वसी ड्राइंग रूम में आ गई। अफशी नौशी इसका हाथ थाम कर अपने साथ ले आई थी। ऐनी भाभी को भी आंचल बहुत पसंद आई थी। वह बराह रास्त अपना अंदिया बयान कर रही थी। अफशी और नौशी इस पर चाचू के हवाले से इंकशाफ करना चाहती थी, तभी मुलाजिम लड़के ने आकर इसे इतला दी कि इसके घर से फ़ोन आया। आंचल के जाने के बाद ऐनी भाभी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में आंचल के लिए बात की। मिसिस बाजिल, अगर हम आंचल को अपनी बेटी बनाना चाहें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नाजुक ऐनी भाभी की बात सुनकर दिल में हैरान हुई। आज ही वो आंचल से मिल रही थी और आज इसके दस्ते सवाल दराज भी कर रही थी। नाजुक को जवाब देने में दिक्कत महसूस हुई। वो खासे उलझे से अंदाज में जवाब देने लगी। मैं इस मामले में क्या कह सकती हूँ? इस सिलसिले में तो बीबी जानी कुछ कह सकेंगी। वैसे भी तो आंचल ने सिर्फ फर्स्ट ईयर ही क्लियर किया। अभी इतनी जल्दी मुमकिन तो नहीं है कि बीबी जान इस बारे में सोचे। नाजुक की बातों में नाउमीदी थी। ऐसी बात तो ना करें, मैं तो एक झलक देखकर ही बहुत कुछ सोच बैठी हूँ। अभी बेशक शादी का इरादा न रखती हूँ, मंगनी पर तो आपकी बीबी जान राज़ी हो ही जाएंगी। मैं बीबी जान के बारे में कुछ नहीं कह सकती। आप कोशिश कर लें, मैं आपकी फेवर कर दूंगी, बस इतना ही कर सकती हूँ मैं। नाजुक को खुद समझ नहीं आ रही थी किस तरह जवाब दे। मारिच बज़ाहिर तो आदिल वगैरह के साथ कार्ड वगैरह खेल रहा था, मगर इसकी सारी तवज्जो आंचल पर थी। आंचल के वहाँ से जाते वो भी बेचैन हो गया। इसे महफिल का रंग एकदम फीका लगने लगा। आंचल से बात करने की बेचैनी हद से सवा होते ही वो अपने कार्ड मोहिब को पकड़ा कर बोला, वैसे बहुत तो ही नहीं हम आंचल दे पीछे पागल होया पिया, आशिक मजाज देखने किन्नी देर तक आशिकी तेरी रही। एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, मैं भी आता हूँ, तब तक ये तुम्हारा पार्टनर है। मारिस ने मोहिब को आंख दबाकर शरारत से देखा और फिर वहाँ से निकल आया। इधर उधर देखते वो सीधा कॉरिडोर में आ गया। इसे अंदाजा था कि आंचल यही फ़ोन सुन रही होगी। आंचल स्टूल पर बैठी रिसीवर आंखों तो कितना रिसीवर लाना सी उन्हें कान से लगाए बातों में मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ लाइन पर इसकी भाभी थी। परसों इंशाल्लाह रवाना हो जाऊंगी भाभी। बाजिल भाई तो अभी भी नहीं आने दे रहे थे। मारी जिससे फासले पर जाकर खड़ा हो गया था। इसकी समातें आंचल की आवाज़ की शरीनी महसूस कर रही थी। वो भी मारिच की मौजूदगी से बेनियाज थी। नहीं नहीं भाभी, आप सच माने, आपके बिना यहाँ रहने का ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा बोर हुई हूँ। हाँ, परसों तक आ रही हूँ, वो इस वक्त बिना झिझक बोल रही थी। मारिच को इसकी आवाज़ के अलावा बातों में भी दिलचस्पी महसूस हो रही थी। भाभी, आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। अभी नहीं बताऊँगी, आऊँगी तो दिखाऊँगी। इस बार वो बेसाख्ता हंसी तो मारिच को इसकी हंसी जल तरंग बजाती महसूस हुई। वैसे ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਫਿਆਂਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੀ ਹੰਸੀ ਜਲ ਤਰੰਗ ਬਜਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚਲ दवा हुई हो साढ़े को। इसे मत ऐसा होता है रियलिटी में, बिटर रियलिटी है ये। इसे मतवजा करने की खातिर मारिज ने मसनूई तौर पर गला साफ किया। इसकी आवाज़ सुनकर आंचल फ़ौरन बौखला कर खड़ी होगी। मारिज इसकी बौखलाहट से महसूस होते हुए बेख्तियार हंसती है। इसकी हंसी फ़ोन पर दूसरी तरफ भी सुनेगी, इसलिए शायद आंचल से पूछा गया और बहुत झूठी वजाहत दे रही थी। वो भाभी, आदिल भाई हैं भी हैं, इन्हें शायद फ़ोन करना है, मैं फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफिज़। आंचल फ़ौरन रिसीवर क्रडल पर रखकर मुड़ी और फिर तेज़ी से वहाँ से निकलना चाहती थी, मगर मारिज रास्ते में इस तरह खड़ा था कि इसका निकलना मुहाल था।
रास्ता छोड़ दे प्लीज़। वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। न जाने कैसा फसूल इर्द-गिर्द फैला था कि इसे अपने हवासों में इख्तियार नहीं रहा। मॉरिस दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए इसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला, आंखें तो आपकी बहुत बड़ी हैं, लेकिन लगता है शनाख्त करना नहीं जानती। आप जानती हैं मैं आदिल नहीं हूँ। मॉरिस ने इसका रास्ता मजीद रोक कर टांगे भी फैलाई और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जी जी, आपने झूठ क्यों बोला फ़ोन पर? यकीन आपकी भाभी थी है ना? जी, वो बमुश्किल बोल पाई। टांगे बिल्कुल शल हो रही थी। नज़रें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। झूठ बोलने वाला मुजरिम और गुनाहगार होता और आप मेरी मुजरिम है। मॉरिस ने शरारत भरी आंखें इस पर मरकूज करके कहा। जी? आंचल की आंखों में हैरत से मटाई। अनकरीबी आपका केस कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेरी तो यही कोशिश होगी कि अपने मुजरिम को जल्द से जल्द उम्र कैद की सज़ा दिलवाऊं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप कैसी बातें करें? आंचल को इल्म तो हो ही गया था कि ये एसपी है, मगर इसकी बात इसकी समझ से बाला तरती। क्या कब ऐसा क्यों कह रहा है? इसने भाभी से मसलतन जल्दी से झूठ बोला तो ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं था कि इसे सज़ा मिलती। इसके मासूम दिल में हज़ारों वसवसे जाग रहे थे और सबसे पहला ख्याल यहाँ किसी के आ जाने का था। अक्सर मुजरिम रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद ऐसा ही कहते हैं। मॉरिस ने इस पर ज़रा संजीदगी से कहा, आप यकीन करें मैं सच कह रही, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। मैं यही समझी कि आदिल भाई हैं। आंचल से लरसते लहजे में बड़ी मासूमियत से सफाई पेश की। मॉरिस ने हंसी जब्त करते हुए इसे मजीद डराया। चलिए यकीन कर लिया और इस जुर्म से आपको बरी ज़िम्मा भी कर दिया, मगर फिर भी आप मेरी मुजरिम हैं। अब मैंने क्या किया? आंचल ने हैरत से लरसती पलकों को उठाया तो दो ब्राउनिश ब्लैक आंखें खुद पर मरकूज पाईं। इस पर मॉरिस से अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गई। इसलिए कि आप मेरे दिल की चोर हैं और ये जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है। आप सज़ा की मुस्तहिक है। आंचल को हनूज किसी के आने का धड़का लगा था, इसलिए मॉरिस की बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। बस इससे इसकी आंखें छलक पड़ी। बड़ी मासूमियत से हाँसी होकर बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ऐसे जब पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ पड़ेंगी तो मालूम हो जाएगा कि तुमने क्या किया। और सुनो, मेरे खिलाफ बयान देने की सूरत में तुम खुद जिम्मेदार होगी। अंडरस्टैंड? मॉरिस डांटे के अंदाज में बोलता थोड़ा आगे बढ़कर दुपट्टे के कोने को पकड़कर इसके बहते आंसू साफ करने लगा। ये सब मकान के अंदाज में हुआ कि वह कोई एहतजाज न कर सके। अलबत्ता इसके माथे पर नागवारी से बल पड़ के वह हरासा होकर इसकी तरफ देख रही थी। मेरा रास्ता छोड़े। आंसू से इसकी आवाज़ घुट गई थी। मॉरिस को इस पर तरस आ गया तो एक तरफ हट गया। मॉरिस के रास्ते देने पर तेरी से कॉरिडोर अबूर कर गई। मॉरिस की बातों ने इसे बहुत ज़्यादा उलझा दिया था। अगले दिन ही जिद करके पिंडी के लिए रवाना होगी। हालांकि यानी भाभी के से अगले दिन जाने का इरादा था और इन्होंने अपने हमरा ले जाने और बाहिफाजत पहुँचाने की जिम्मेदारी भी ली थी, क्योंकि वो लोग भी इस्लामाबाद में मुकीम थे, मगर आंचल नहीं मानी। नाजुक और बाजिल भाई खुद इसे एक दिन की फरागत निकाल कर छोड़ने आए थे। पिंडी अपने घर आकर भी एक नामालूम एहसास इसके इर्द गिर्द हसार खींच रहा था। दो स्याही माइल ब्राउन आंखें हर वक्त अपने आसपास ही मालूम हुई। बहुत मुश्किल से इसने खुद को संभाल कर तमाम ख्यालात छटके और अपने मामूलात में लगी। रिजल्ट के आते हुए फिर से कॉलेज और किताबों में मसरूफ़ होगी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। मरवा रानी बहुत अच्छा है, नाइस, ज़बरदस्त, थैंक यू। सहर इकबाल, मुझे लग रहा था कि ईसा यंग होगा। अच्छा जी, बस यंग ही निकलिया फिर। TR व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू। मेरा अरशद, अच्छा एंड हो गया है इस नावल का, शुक्र है बुढ़ा जवान हो गया। आहो, आपका था ना कि बुढ़ा नहीं कबूल थे, बस बुढ़ा जवान हो गया। थैंक यू रीच, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन आमीन सुम आमीन। वेलकम डियर। वो जो आपका दूसरा चैनल है उस पर कोई नए नावल भी अपलोड करें जो हमने पहले ना पढ़े हो। शुक्रिया जी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उधर भी आएंगे। शनीला मीर, आपके पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच डियर। मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एपिसोड बहुत ही मज़े की थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। यार नूर के लिए बहुत दुख हो रहा है, नूर के साथ वाकई बुरा हुआ था। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दोबारा मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, एपिसोड बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ज़ेबी जट रहा नूर बाय सुमेरा अहमद रीड करते जी, करेंगे उसको भी। ज़ेबी जट, नाइस स्टोरी, थैंक यू। सायरा रियाज, बहुत अच्छा नावल है, शायद ईसा को धोखा हुआ था इसलिए वो आजमाना चाहता था। हाँ जी, यही बात है। लेजेंड गेमर, ज़बरदस्त, थैंक यू। मुबशर काशिफ, नाइस, थैंक यू। फ़नी समीर, नावल तो अच्छा था डियर, नेक्स्ट नावल की स्टोरी क्या होगी? नेक्स्ट नावल यही पुलिस हीरो बेस्ड है, मासूम हीरोइन बेस्ड है, इमरजेंसी निकाह पे है, एज डिफरेंस है। नूर फातिमा, ऑसम, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू। गेमिंग मास्टर और जैफ, ज़बरदस्त, सुपर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। अनीस बानो रह गई, हाँ है कितने गई, बहुत ही बेहतरीन और सबक आमोज़ नावल है, वाह में, थैंक यू वेरी मच। जामिन वाले की बात करिए ना आप। शनीला मीर, ये आमना तो वो आमना लगती नहीं जो अल्लाह के और इसके रसूल की मोहब्बत में घर से निकली थी। बस बंदे में चेंज आ जाते हैं, ये लेते माने तो बड़े बड़े चंड चढ़े सी।
मौसम हसन लेकिन स्टोरी हाँ 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 बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि सोसा जैसा दिखता है तो वही अच्छे ना लगने लगे। बस आपकी मेरी सोच मिल गई फिर, लेकिन स्टोरी डिफरेंट है और अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। दुआ। ऐसा लगा जैसे सिकंदर सच में झूठी हमदर्दी कर रहा है सिर्फ अपने बेबी के लिए। जब बेबी हुआ तो उसने फिर आबरू को छोड़ दिया। उसकी माँ भी बहुत गंदी थी, उसके पास उसे वापस भेज दिया, जबकि वो जानती थी कि उसने आबरू को कितना हर्ट किया। सही बात है, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, आबरू को वापस नहीं जाना चाहिए था। नावल अच्छा था बट एंडिंग अच्छी थी। आई थिंक लास्ट में आबरू और सिकंदर को अलग होना चाहिए था। वो कुछ भी करके माफ़ी मांग ले और हो गया बस, हैप्पी एंडिंग। उसको तो सज़ा नहीं मिली। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ आबरू मर जाती तो अच्छा होता। सही बात है, या आबरू मर जाती, सिकंदर शाही मर जाता। शहनीला मीर आमना तो सेल्फिश ही हो गई है। बस हो गई हो भी। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। कैसा लगा आपका नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। लव।